नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ये राज्य गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं हैं कि उनको अगर मान लो कि किसी प्रकार की कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो उनको अपने डिपार्टमेंट को कैसे सूचित करना है, क्या बताना होगा, कितनी संपत्ति के लिए बताना होगा, इसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं रहती। अगर जानकारी भी रहती है तो वह आधी अधूरी रहती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना में फंसना ना पड़े, कानूनी दांवपेच में ना फंसना पड़े। आपको सारी जानकारी रहेगी तो आप समय रहते अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से होने वाले बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। आप पे किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में चल एवं अचल संपत्ति क्या होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का जो नियम 18 है, वह क्या कहता है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर किसी तरह की चल या अचल संपत्ति को आप खरीद रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताना चाहता हूं, क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया है और किसी भी प्रॉपर्टी को आपने खरीद लिया है, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या राज्य गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, मान लो कि आपने किसी भूखंड को खरीद लिया और गवर्नमेंट को सूचित नहीं किया, आपने डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया, तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपके विरुद्ध जो है पनिशमेंट आपको मिल सकता है, आपकी नौकरी खराब हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीसीएस कंडक्ट रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के अनुसार रूल नंबर 18 में बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या राज्य सरकार का हो, उसको अगर आप किसी भी तरह की चल या अचल संपत्ति वह खरीदता है, अगर उसके 2 महीने की सैलरी से ज़्यादा की संपत्ति है तो उसको डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये है या 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये सैलरी है और आप 1,02,000 का कोई सामान, मान लो 1,10,000 की आप बाइक खरीद रहे हो, तो फिर आपको बाइक एक अचल संपत्ति है, तो इसके बारे में आपको विद इन 1 मंथ अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी सैलरी से 2 गुना से ज़्यादा की धनराशि से चल या अचल संपत्ति खरीदते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना पड़ेगा, पूर्व में या 1 महीने के अंदर सूचित करना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। दूसरी बात कि इसमें चल एवं अचल संपत्ति की बात की गई है। तो सबसे पहले चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो जमीन से जुड़ी हुई ना हो, जैसे कि आपने मान लो कि 100 ग्राम सोना खरीद लिया, या फिर आपने मोटर बाइक खरीद लिया, आपने कार खरीद लिया, आपने महंगी कोई रिस्ट वॉच खरीद लिया, मान लो 5 लाख की रिस्ट वॉच आपने खरीद लिया। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाई जा सकती हैं, इनको हम चल संपत्ति की श्रेणी में लाते हैं। अगर 2 महीने की वेतन से ज़्यादा की ये है तो आपको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए इस नियम के अनुसार। दूसरा, अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति से संबंधित यहाँ पे जैसे कि कोई भूखंड है, जमीन है या घर है या कुछ खेती है, ऐसी कोई भी जो संपत्ति आप खरीदते हैं, अगर इसकी कीमत आपकी सैलरी के 2 महीने सैलरी से ज़्यादा की है तो आपको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना पड़ेगा। अगर आपने सूचित नहीं किया है तो इसके संबंधित आपको पनिशमेंट मिल सकती है। गवर्नमेंट के पास इसके संबंधित कई सारी शिकायतें गई हैं कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ऐसे चल एवं अचल संपत्ति को खरीद रहे हैं बिना किसी डिपार्टमेंट को सूचित किए हुए। तो इसके संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी एक दिशा निर्देश जारी करना पड़ा है। तो उसके अनुसार इन्होंने पुनः यह बताने की कोशिश की है कि आपके ऊपर जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का नियम 18 लागू है, उसके आधार पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले है कि अगर 2 महीने की सैलरी से ज़्यादा है तो आपको पूर्व में ही अनुमति लेनी पड़ेगी कि श्रीमान जी एक एप्लीकेशन लिखिए, श्रीमान जी मैं ऐसे ऐसे करके एक भूखंड खरीदना चाहता हूं और जिसके संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वह मैं विदिन 1 महीने में, 1 महीने के अंदर मैं आपके पास सबमिट कर दूंगा। पहले तो ये है। दूसरा है कि गवर्नमेंट के पास 2 तरह के फॉर्म होते हैं। आपके ऑफिस में जाएंगे और इसके संबंधित अगर फॉर्म मांगेंगे तो 2 फॉर्म हैं। पहला है चल संपत्ति के संबंध में और दूसरा है अचल संपत्ति के संबंध में फॉर्म है, फॉर्म संख्या 1 और 2। वहाँ से आपको चल संपत्ति, अगर आपने कोई बाइक वगैरह खरीदी है तो उसके लिए फॉर्म संख्या 2 मिल जाएगी। अचल संपत्ति है तो फॉर्म संख्या 1 ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा, उसको भर करके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके आपको ऑफिस में देना होगा। तो अचल संपत्ति की पूर्व सूचना या डील की अनुमति जो है आपको लेनी पड़ेगी कि अचल, मान लो कि आपने एक भूखंड खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं तो उसके संबंधित आपको जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो आपको बैंक को सूचित करना पड़ेगा कि श्रीमान जी मैंने ये एग्रीमेंट किया, मैं इसको खरीदने वाला हूँ, और उसको एप्लीकेशन के उसमें आपको भर करके देना पड़ेगा और फिर वहाँ से एक फॉर्म मिल जाएगा। जब आप उसको खरीद लेते हैं, उस भूखंड को या घर को या जो भी आप खरीद रहे हैं, उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को सूचित करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि चल संपत्ति के मामले में ट्रांजैक्शन पूरा होने के 1 महीने के अंदर आप सूचित कर सकते हैं, लेकिन अगर अचल संपत्ति है तो उसके लिए आपको पूर्व में मंजूरी लेनी पड़ेगी। कर्मचारी द्वारा ट्रांजैक्शन खर्च होने वाले रकम का स्रोत स्पष्ट रूप से देना पड़ेगा कि आपने 10 लाख का मकान खरीदा है तो वह 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। सपोज दैट 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े थे, 4 लाख रुपए आपने SBI से लोन ले लिया तो 9 लाख रुपए हो गए। अब 1 लाख रुपए मान लो आपने अपनी पत्नी से उधार लिए तो उसके संबंधित लिखित रूप में आपके पत्नी द्वारा एफिडेविट देना पड़ेगा कि नहीं, मैंने इनको 1 लाख रुपए बिना किसी उसके दिया है। अब आपको ये भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी पत्नी क्या जॉब करती है और उसके पास ये पैसे कैसे आए, जो पैसे आपको दिए गए हैं, ये भी बताया जा सकता है। प्लस 10 लाख का तो आपने मकान खरीद लिया, जो उसको लिखा पढ़ी में जो भी पैसा खर्च हुआ है लिखाने में, उसके संबंधित ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। मतलब 50,000 रुपये मान लो लिखा पढ़ी में लग गए तो 10,50,000 का ब्यौरा आपके पास स्पष्ट होना चाहिए। वो सब आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपको स्पष्ट रूप से जो है आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना होगा कि भाई आप कहाँ से लाए और कैसे लाए। अगर किसी तरह की ऑफिशियल डीलिंग है तो उसकी पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। किसको? डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। फंड का सोर्स आपका जहाँ भी है, फंडिंग सोर्स आपने मान लो कि जो 4 लाख रुपए थे, 4 लाख के अलावा जो आपने पैसे लिए या 5 लाख आपके अकाउंट में पड़े थे, 4 लाख रुपए जो आपने बैंक में लिए, तो बैंक का जो भी सैंक्शन लेटर होगा वह आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। सैंक्शन लेटर में क्या क्या लिखा होता है कि कितनी धनराशि आपको दी जा रही है, कितने इंटरेस्ट रेट में दी जा रही है, कितने साल के लिए दी जा रही है, ये सारा ब्यौरा उसमें सैंक्शन लेटर में ऑलरेडी होता है। अगर लोन आपने किसी रिलेटिव से लिया है तो उनका एक सहमत पत्र होगा, वह ब्याज रहित है या ब्याज सहित है, ऐसा सब कुछ वो लिख करके देंगे। अगर आपकी पत्नी के संबंधित है तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या रोजगार करती है, आय का क्या स्रोत है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिख करके देना पड़ेगा और उनके द्वारा एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई हाँ मैंने इनको इतना पैसा दिया है। अदर फंडिंग, मान लो कि आपने GPF से पहली बार घर खरीदने के लिए पैसा निकाला तो उसके संबंधित ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दोबारा पैसा GPF से निकाल रहे हैं तो आपको जो है उसके लिए निकालने का परमिशन लेटर आपको देना पड़ेगा। भाई GPF में मैंने ये परमिशन लेटर है और इसके थ्रू मैंने ये पैसा निकाल करके दिया है। अगर आप कोई वाहन खरीदे हैं, मतलब चल संपत्ति खरीद रहे हैं, तो चल संपत्ति के संबंधित क्या है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके संबंधित आपको देना पड़ेगा। आपके अकाउंट में पैसा है तो ठीक है, आपने इंश्योरेंस का वो आपने किसी से वित्तीय उससे उधार लेकर के किया है तो उसके संबंधित फाइनेंस आपने कराया है, उसके संबंधित आपको देना पड़ेगा। उसमें आपने जो पैसा अकाउंट में उनके कब ट्रांजैक्शन किया उसके संबंधित आपको ट्रांजैक्शन का दिखाना पड़ेगा। प्लस जो आपका जो भी HR के सर्विसेज आदि के संबंधित जो भी उसमें लिखा गया है, दिया गया है सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको